अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, आदाब। तो साथ दोस्तन हूं वंज इस्तकबाल तुहंदिस मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK अंदर सिर्फ तोह ताम वातान के तुहन घरन ताम या तुहन TV स्क्रीनन ताम वातान के बल्कि बराबर तुहन दिलन ताम वातान हर दो हर सुबह 8 बजे पे 9 बजन ताम DD कशिर पे ताज प्रोग्राम बे अखनो ताज शुमार है मेजबान तुहंदिस खदमत अंदर हाजिर बगैस तुहज मेजबान इकरा आखुन तो बेगम जनाब अशफाक हाफजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छी गोडनत शुरू करान पन्न नाज़रीन हिंदी सलाम से ताकि युजन सलाम सो सिलसिल गस एक्सचेंज तम पछ मे बासान ये कैसा वानुन छासान तिम क्या कथ यम जन समझान छी कि पान ते हेचो तम जन नाज़रीन तिमन तान या तिमन निश तिम पन्न आरो तजवीज सोजान तिम अच्छा ये सलाम करान अम साथ ज्यादा पहन एक्साइटेड आसान तिक सलाम दुआ आसान अस बिल्कुल बासान कि नाज़रीन हिंदिस घरस मज वनकस तशरीफ थवित सलाम जरूरी कर चूंकि महफिल आसान घर अंदर कन घर सारी बस बिहित TV स्क्रीन ऑन नुन चाय कप ब्रोह ब्रोह चाय यह चाय रोजान चवान तो गुड मॉर्निंग JNK नौ तो ताज़ शुमार हर दो सुबह 9 बजे 8 बजे पे 9 बजे तान जारी खैर आज तुंस खदमत मज हाजिर अक्सर कुन मौजूस पे कत कर क्या न क्या तम वात। अच्छा इकरा कई दिन कबल कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे एक वाकया जो है एक सानिया जो यहाँ से नगर में पेश आया था जिसमें वो ओडी के जो वो 5 अफराधी खाना थे वो इस दुनिया से रहलत कर गए और कुछ वजूहत उनके ये बने कि सफोकेशन की वजह से उनकी जान चली गई। अच्छा मैं लगातार देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे अत मुतलिक कत कर या बाकी जन मीडिया हाउसेस तिमन पे कत कर अगर कुछ जाए महफिल दोस्तन चलान तन तमिच कत सपदान मगर ये पे चीजन पे नजर त्रावान कि क्या आई यिथ वाक़ा पेश तथ पे तीज ज्यादा कत गसान कहें हालांकि डॉक्टर ब्रोह कुन एडवाइजरीज ब्रोह कुन अम वर बाकी तिम जन जिम्मेदार आसान खदमत करान पन्ने कौम तिम ब्रोह कुन तो मगर पे बेश वातान पन्नस पानस पे मे मामल बेश ततन सह मशिद गसान बेश करा। अच्छा जब उस वाक़े की और नजर दोहराई गई और उसके ऊपर रिसर्च किया गया हाँ तो पता चला कि वो सफोकेशन की वजह से हुआ था वो वाकया। और मैंने जब वो उसके बारे में पढ़ा था स्टोरी पढ़ी थी कि तत दोक तिमन लकुट गैस सो हैंडी गैस तथ सो रूम हीटर यूजन तथ पे लगान सो डिश तम युथु गैस जलवन पे सो रूमस दिवान गर्मी चूंकि वजूहत इंसान युथु जन वंद वंदस मज गोडनथ ये चीज़ कर जो भी ऐसे गर्मी पैदा करने वाले मसनूई गर्मी पैदा करने वाले आलात होते हैं उनको हम एक्टिव करते हैं तम पे इस्तेमाल कर मगर यह ख्याल रोजान कहें कि कुछ जन चीज सह सान खतर मुजिर कि ठीक तो तम पे तमो सह इस्तेमाल कोर्मुत और कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल गमज हाई तम वजह सपद तम फौत। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या तुथ गैस इकरा जन ऑर्डरलेस जन टेस्टलेस यह कलरलेस तवे महसूस गसान कहें। और मैं थोड़ा ज्यादा बातें कर रहा हूँ आज क्योंकि वजह यह है कि मैं इस बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। बहुत जरूरी है क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हमारा मुझे लगता है फर्ज है कि हम लोगों को अवेयर करें क्योंकि हमारी यही कोशिश होती है कि हम लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाएं। मैं इस हवाले से कोई नसीहत नहीं करूंगा क्योंकि सबसे पहले ये हम पर आयद होता है। मैं एक सर्वाइवर की बात आप तक पहुंचाता हूँ शायद उससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। उनसे जब मैं मिला तो मैंने उनसे बात की थी क्योंकि हमारे इलाके में एक शख्स है और एक सर्वाइवर है सफोकेशन की वजह से उनको अभी दम घुटा था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पर मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया तो वो बच गए। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी दुकान में बैठा हुआ था तो दुकान में मैंने ऐसा ही जो 2 लीटर वाला जो गैस है वो लाया था ताकि उसमें पटकन लगाना मुझसे हीटर तो मैंने वो चला अब आगे फ्रंट जो लगा हुआ है वो कांच का है सारा बंद है तो वेंटिलेशन उतनी खास नहीं है वो पानी काम करा मैं बासो ने कहें। आप देखिए ये कितना स्लोली स्टेप बाय स्टेप असर करता है दोपन बहुत पानी काम कर दौरान तोर में फिक्री कि मैं क्या गो कह वक्त बासो मैं बासो बह डल हा पन्नी जाए बह गोस लेजी हो युथु मैं पन्नी जाए हो डालन बह पे सोदी पत्थर काम करते करते आप देखिए दिन में एक तो हुआ रात को इंसान को कैसे असर करता है। नींद में इंसान एक हालत में ब्रेन होता है और दिन में अम साथ ब्रेन तो हुशार दोहल रात में सारी चीज शेंगित रेस्टस पे ब्रेन तम साथ बिल्कुल पई लगान कहें दोपन बह पे अचानक पत्थर युथु जन बह पत्थर पे मैं दोप मैं क्या गो बह तुल कह चीज बह कर आलो युथु मैं आलो कर अत आलव खसान मैं दोप बह तुल मोबाइल फोन बह कर फोन अत बह हेका मोबाइल फोन तुलित कहें वन दोप मैं बह लगाव कह चीज शीश फुट्राव बह अम सत लगे आस पास नफरन पाई क्या तान अंदर कन यह मैं कर मैं लेटली बासा 5 मिनटन कश्मकश वन हेक बह कर मैंने छोड़ दिया पत बह प्यारा और 15 मिनट बाद कोई शख्स अचानक से दुकान में आया उनको नजर पड़ी और वो बहुत लकी थे इस हवाले से। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो जन काल शोंगान तमो ये हालात गरन मज थमित जलित सुबह यम सात वोथनुक वक्त तिम वोथान कहें रीजन बीइंग कि
कार्बन मोनोऑक्साइड का इखराज जैसा आपने कहा अभी, क्योंकि हर एक चीज को जलने के लिए, इस तरह की चीजों को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और इंसान भी इनहेल ऑक्सीजन ही करता है। इस तरह के आलात कार्बन मोनोऑक्साइड का इखराज करते हैं और वो हमारी सेहत के लिए मुज़िर है। इस हवाले से डॉक्टर्स की तरफ से भी कुछ दिन कबल डूज एंड डोंट्स आए थे और उन्होंने लोगों पर इस बात पर जोर दिया था कि समझें इस बात को, जब आप एक कमरे में बैठे हैं दारिहन अगर ख्रपी तु यल थयव ना मे बसान तीहन काफी। तिमो वोन ये कि अंदरिम टेम्परेचर कोता गस आसुन नेबर किन अगर -8 थो -6 थो, मगर तिमो वोन कि तुम ऐसे सा अत पे चेक करान 19 डिग्री सेल्सियस कबो बेश 19 डिग्री सेल्सियस अंदर का टेम्परेचर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो मेरे ख्याल से इस पर एक चेक रखना चाहिए और हमें बाकायदा ये भी देखना होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड का इखराज उसके लिए एक डिटेक्टर आता है जो ये डिटेक्ट करता है कि लेवल कचा गई कुठस मज यूजन कार्बन मोनोऑक्साइड इखराज गो अमिच लेवल क्या वनकस कुठस मज, वो भी चेक रखना बहुत जरूरी है। बेच मे बसान यम सात तुम शोंगान यम आलात गड बंद करान तम पे तुम शोंगान ये वुशनर गो फिर पत क्या ये आज की बात नहीं है। नबी बरक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब हमें फरमाया था कि अगर आप रात को जब सोते हैं तो जो भी चीजें जलती है आग या अगर तो चूंगटा जोल उसको बंद किया करें, रात में थी यम चीज जल। ये नसीहत है हमारे लिए और आज भी हमारे लिए नसीहत है। अच्छा, मुझे घर में इस चीज पे बहुत नजर होती है, मुझे बिल्कुल इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता है, बिल्कुल भी नहीं। आप इस बात पे यकीन करें। और अगर मैं कभी कभार थोड़ा ब्लोअर चलाऊं तो उसको बंद कराया जाता है सिर्फ 15 मिनट के बाद, ताकि और मैं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ही कहूंगा, मुझे एक खुद को इशू भी है इस मामले में कि युथी बह ब्लोवर के यलत्रा मे अचन खसान खुमार, तो मुझे खुद ही पता चलता है कि 10 मिनट बाद कि इसको बंद करना चाहिए। आदत गि कि शोंगन ब्रोह कर चक अच्छा गैस बंद असल पे यम जन इलेक्ट्रिक पकान पावरस पे पकान तिम बंद, ताकि चेक रोज और जब आप सो जाएं और बेफिक्र होकर सो जाएं। और बेफिक्र ही सोना है और इंसान बेफिक्र ही सोता है, इसी वजह से फिर ये चीजें होती है हो जाती है और पता ही नहीं चलता कि वेंटिलेशन कहाँ है। दिन में तो इंसान दरवाजा खोलता है, खिड़कियां खोलता है और रात को इस चीज का ज्यादा तौर से ख्याल रखें। खैर नाज़रीन तक पहुंचाना है मौसम और ट्रैफिक के हवाले से हमारी जिम्मेदारी है, हम पर आयद है। हाँ, बहुत शुक्रिया नाज़रीन मोहतरम, आप तक पहुंचाता हूँ मौसम के हवाले से अपडेट। श्रीनगर के हवाले से आपको बताता चलूँ कि आज श्रीनगर में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 9 डिग्री सेल्सियस कम से कम -4 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। श्रीनगर में मतलब कई जगहों पर अबर आलूद रहने के भी इम्कानात है। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेल्सियस कम से कम 6 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। जम्मू में आज मतलब बिल्कुल साफ रहेगा। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के बारे में आपको बताता चलूं कि इस पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत दी गई है। श्रीनगर सुनमर गुमरी रोड पर एक तरफा ट्रैफिक, जिसमें कारगिल से श्रीनगर की ओर गाड़ियों को रवाना किया जाएगा। मुगल रोड बर्फ की वजह से बंद पड़ा है। मजीद तफसीलात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता कायम कर सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबरात आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अभी दस्तियाब है और इसके बाद आप सोशल मीडिया हैंडल से भी ये ताज़ा तरीन इतलात मौसूल कर सकते हैं। जी, एक रही तो थी ट्रैफिक के हवाले से इतलात। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन मोहतरम। अब इस प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। चाय की चुस्कियों के साथ साथ खूबसूरत सा नगमा, उसकी सौगात भी हम आप तक पहुंचाएंगे असदुल्ला यत्तू साहब की खूबसूरत और खुशहाल आवाज में। आइए देखते और सुनते हैं ये कलाम। खयालन करी में चानन नाल मतिए, खयालन करी में चानन नाल मतिए, बथो जिंद चनी मार मतिए हो, खयालन करी नाल मतिए, खयालन करी में चानन। रफाकत चांचम शजार बदन
رفاقت چانچم شجار بدن جدائی چان جگرس نار تتیے جدائی چان جگرس نار تتیے بتھو میں ماتویر چانن دراو خوابن میں ماتویر چانن دراو خوابن توئی سائن کران چھس نال متیے توئی سائن نال متیے بتھو زند چنی مار متیے ہو خیالن کری مچانن نال متیے رفاقت چان ماں لکھت نصیب رفاقت چان لکھت ماں نصیب سلامت تھری نیدائی میون لتیے سلامت بتھو زند چنی مار متیے ہو خیالن کری مچانن نال متیے ونم واس ششمین واتناس ونم واس ششمین واتناس ونس انجم چھپرارا ونیت تتیے ونس انجم چھپرارا ونیت تتیے بتھو زند چنی مار متیے ہو خیالن کری مچانن نال متیے خیالن کری مچانن نال متیے بتھو زند چنی مار متیے ہو خیالن کری
جی ناظرین محترم، پروگرام دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ JNK. آج کے شمارے میں کون خاص مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے، یہ تجسس کچھ وقت کے لیے برقرار رکھتے ہیں. یہاں پر ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں اور وقفے کے بعد آپ کی ملاقات مہمان سے کرائیں گے. دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK. عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. ایک مرتبہ پھر سے آپ تمام ناظرین کا استقبال. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK. ناظرین محترم، آج کے پروگرام میں ہم کھیل کود کے تعلق سے بات کریں گے. کس کھیل کے بارے میں وہ ہم ابھی نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب آپ مہمان کو دیکھیں گے تو خود بخود آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کس کھیل کے تعلق سے بات کریں گے. مگر جب ہم اسپورٹس ان جنرل کے تعلق سے خیال کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ عزم، موٹیویشن، ڈیڈیکیشن اس کے ساتھ منسلک ہیں. لیکن پہلے دور میں جب ہم کھیل کود کے تعلق سے خیال کرتے تھے تو ہم یہ سمجھتے تھے، یہ تصور کرتے تھے کہ یہ ایک میل ڈومینیٹڈ ایریا ہے، فیلڈ ہے. وہ سیناریو چینج ہو گیا. اب آپ دیکھتے ہیں خواتین بھی اس میدان میں آگے ہیں، مختلف کھیل کھیلتی ہیں اور اپنا لوہا منواتی ہیں. ایک ایسی ہی خاتون ہمارے یہاں کشمیر سے، ان کو آپ جانتے ہوں گے کیونکہ دوردرشن کے ذریعے سے جو مختلف پروگرام نشر ہوتے ہیں ان میں آپ نے ان کی کہانی دیکھی ہوگی، سنی ہوگی، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی، اخبارات کے ذریعے سے بھی ان کے بارے میں پڑھا ہوگا. ہماری جو آج کی مہمان ہیں بلقیس میر صاحبہ ہے، جنہوں نے پہلی مرتبہ، پہلی ایسی خاتون تھی جنہوں نے ہندوستان کو ایشین گیمز میں بھی ایز جوری ممبر ریپرزینٹ کیا، اور انہوں نے پیرس کے اولمپکس میں بھی ہندوستان کو بطور جج، بطور جوری ممبر انہوں نے ریپرزینٹ کیا. مزید تفصیلات ہم انہی سے لیں گے. ایک خاص سپورٹس کے ساتھ منسلک ہے، وہ بھی ہم انہی سے جانیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس ٹھنڈ میں یہاں آنے کے لیے صبح صبح بہت بہت شکریہ آپ کا. اٹ واز ایکسائٹنگ اینڈ صبح اٹھنا اور گڈ مارننگ JNK آج تک تو ہم واچ کر رہے تھے، بٹ آج خود آنا، اٹ واز ریئلی ونڈرفل ایکسپیرینس. مطلب ہمیں تو روز اٹھنا پڑتا ہے، آپ کو آج پہلی بار اس طرح سے جلدی یہاں گھر سے نکلنا پڑا، تو کیسا ایکسپیرینس تھا راستے میں؟ اوبویسلی بہت اچھا لگ رہا تھا کہ جو صبح کا سما ہوتا ہے، اٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ اینڈ آئی فیل آئی ایم لکی کہ جیسے میں جب آئی تو بلوارڈ سائڈ سے آئی تو نظارہ کچھ ڈفرنٹ تھا. اینڈ ریئلی ایک ونٹر کا بھی ایک الگ مزہ لینا چاہیے. صحیح بات. اچھا بلقیس میر صاحبہ، پہلی بار میں آپ ذاتی طور بات کروں تو میں نے آپ کو پہلی بار میں گھر پہ تھی اور ٹی وی آن تھا، میں نے بزم خواتین کے ایک پروگرام میں آپ کو دیکھا تھا جس پہ آپ اپنی کہانی نیریٹ کر رہی تھی کہ کس طرح سے آپ فیلڈ میں آئی. لیکن کچھ ایسے دوست جو غالباً پہلی بار آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، کیا پتا دنیا کے کس کونے سے دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے ہم مختصراً آپ کے بارے میں کہ بلقیس میر کون ہے؟ بلقیس میر ایک پروفیشنل واٹر سپورٹس ایتھلیٹ ہے، اور یہ جو سفر سٹارٹ ہوا 98 میں، یہ سفر سٹارٹ ہوا 1998 میں. یس. آج پورے اگر میرے پلینگ کیریئر کو دیکھا جائے گا، چاہے میں ایتھلیٹ رہی، کوچ رہی، اب جوری ممبر رہی، تو 28 ایئرس آج کمپلیٹ ہو رہے ہیں. آئی واز جسٹ 6 ایئر اولڈ. یہ سفر ڈل لیک سے سٹارٹ ہوا اور پیرس تک پہنچا. اور 98 میں اگر دیکھا جائے گا ہماری ریاست میں اسپورٹس کا نام و نشان نہیں تھا. دیٹ ٹو جب ہم بات کر رہے تھے ایڈونچر اسپورٹس، واٹر اسپورٹس ایک ایسا اسپورٹس ہے جیسے آپ نے پہلی بات کی کہ میل ڈومینیٹڈ اسپورٹس تھا، اور یہاں پر فیمیلز کا آنا بہت کم تھا. تو 98 میں جب میں اسپورٹس میں آئی تو ایک چیلنج لے کر آئی تھی. بیسیکلی میں باکسر بننا چاہتی تھی. اچھا، تھوڑا تفصیلاً جانیں گے. پہلے وہ اسکولنگ کہاں سے ہوئی، کہاں جاتے تھے، کیسا ماحول تھا تب، اس کے بعد کیسے آگے پھر یہ باکسنگ والے معاملے کہ یہ سپورٹس، واٹر سپورٹس؟ میرا اسکولنگ ایسے ماڈرن اسکول میں ہوا، اور وہاں پر تب اسپورٹس ایکٹیویٹیز اتنی بھی نہیں ہوتی تھی، تھوڑی تھوڑی ہوتی تھی. جی. بٹ میرا جو بچپن رہا ہے
मैं हमेशा, मेरी माँ का कहना है कि चैलेंजेस लेना बहुत मैं लेती थी. लाइक मेरे घर में जब कजन्स होते थे तो अच्छा, ठीक. वो खेलते थे तो वो बोलते थे कि नहीं ये लड़कियों वाला नहीं है, तो ये बॉयज गेम खेलते लड़कों वाला हैं. तो है, हाँ. मेरी माँ बोलती थी कि आप घुस पड़ते थे. नहीं ये क्यों कर सकते हो, मैं क्यों नहीं. मुझे याद है कोई भी वेट, जैसे घर में बोलते लड़की है उसको वेट मत दे दो, ये मत उठाने दो, वो मत, छोटी है, वॉट एवर. बोला जब हम ऐसी बात करते थे तो आप एकदम बोलते थे क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं कर सकती. तो बचपन की बात है जो मेरी माँ ने मुझे बोला. लाइक जब मेरी स्कूलिंग हुई, अच्छा. तो स्कूल में बहुत सारे स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया था, ठीक. जिसमें बॉक्सिंग था. और मेरी फ्रेंड एक थी जो नेहरू पार्क से ही ये थी, वो वाटर स्पोर्ट्स में जाती थी. मैं बेसिकली बॉक्सिंग में जाना चाहती थी बिकॉज मेरे पास वो जो नेचुरल स्ट्रेंथ जो एक था वो पहले से ऊपर वाले ने दिया था. तो कुछ टाइम में गई, बट मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला आज हम नेहरू पार्क जाएंगे, आज आप मेरी गेम को देखो. तो आप यूं ही चले गए देखने? यूं ही चली गई नेहरू पार्क में. पार्क में ही वो क्लब था, मैं गई. ठीक. तो जब मैं वहां गई तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई, उसको कंपनी करने गई थी. ठीक. तो वो प्रैक्टिस कर रही थी, आई वॉज वेटिंग फॉर हर. तो वहां पर इंस्ट्रक्टर उमर रफीक साहब था, तो उन्होंने मुझे बोला यहाँ आप क्या कर रहे हो. अच्छा. मैंने बोला मैं फ्रेंड का वेट कर रही हूँ. बोला यहाँ कोई वेट करने के लिए नहीं आता है, या तो आपको दो ऑप्शन है, या इस बोट में उतरो या आप पार्क में रहो, नेहरू पार्क में. यूनिफॉर्म डाल के था, तो मैंने सोचा ये तो बड़ा ऑड लगेगा, पार्क में बैठना अच्छी बात भी नहीं है, कोई देखेगा पार्क में तो अच्छा नहीं है. तो इससे अच्छा है पार्क में बैठने से इसी में जाएंगे, ठीक है देखेंगे. बट मुझे नहीं पता था. आई फील कि इट इज अ नॉर्मल लाइक जो बोट होता उसमें, बट इसमें बैलेंस करना मुश्किल था. जब मैं इसमें उन्होंने मुझे लाइफ जैकेट दिया, ठीक, क्योंकि मुझे स्विमिंग भी नहीं था तब. ओके. तो जब मैंने ये लाइफ जैकेट डाला, तो इस लाइफ जैकेट को डालकर मैं इस बोर्ड में बैलेंस किया, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही. लगभग 50-60 बार मैं गिर गई. अच्छा. उठकर गिरी उठकर. बट एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर 1 hour आई फील नो एनफ, अब मैं नहीं कर पाऊंगी. और अब आप देख लीजिए मेरे पास कपड़े भी नहीं थे स्पोर्ट्स वियर की, मैं वो चीज मैंने जो पहना था वही था. अब तो घर भी पहुंचना था. घर में सवाल करे, जवाब भी होता, क्या करोगे. तो अब ऐसे निचोड़ कर जैसे भी करके निकल कर पहुंच गए, रोड पार करके पहुंच गए. घर पहुंचे तो एक अलग ही नजरिया हो गया. माँ मुझे देख रही कि मैं उस हालत में नहीं हूँ जिस हालत में मैं स्कूल गई. शी से कि आप कहाँ थे. मैंने बोला मैं ऐसे नेहरू पार्क गई थी वहां. तो इतना गुस्सा हुआ कि अच्छी खासी पिटाई भी हुई. नो, क्योंकि मैं माँ को तो जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी उस टाइम, बिकॉज हमारी सोसाइटी में स्पोर्ट्स कल्चर था ही नहीं. ठीक. स्पोर्ट्स की अवेयरनेस नहीं थी. तो ऐसा ही कि उन्होंने मुझे स्टॉप करके स्कूल में बोला कि नहीं इसको बिल्कुल भी जाने मत दे दीजिए. जो सबसे बड़ा सेटबैक होता है कि फैमिली बैकिंग. सही बात. तो उस टाइम मुझे मना कर दिया. सपोर्ट की जरूरत होती है. सपोर्ट बैकिंग बहुत जरूरी है. जो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में वुमेन को जो पहला स्टेप जो होता है आई कैन डू इट और बैकिंग, वो चीज उस टाइम बहुत मिसिंग था. ठीक. और उसके बाद जब पहला स्टेप, उसी रात को मुझे सपना आता है. बिलीव मी, मैं पूरे रात सो नहीं पा रही हूँ और मुझे इतनी बेकरारी हो रही है कि इसी 5 नंबर बोट में मैं पूरे डल का राउंड कर रही हूँ और पैडलिंग फास्ट कर रही हूँ. ये सपने में आ रहा है. बिलीव मी, जब मैं स्कूल तैयार हो गई अगले दिन स्कूल जाने के लिए, हमारा लास्ट क्लास होता था हिस्ट्री 3 बजे. ठीक है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है. मैं बोल रही हूँ कि 3 बजे मैं नेहरू पार्क जाऊं. वो ऊपर वाले को एक जोड़ना होता था ना. और बिलीव मी 2 महीने ये ऐसे ही सिलसिला चला. अच्छा. क्लासेस बंक कर लिए और मैं नेहरू पार्क जाती रही. नेहरू पार्क जाती रही तो 1-2 महीने के बाद एक चैंपियनशिप हुआ जो कि पुलिस ने ऑर्गेनाइज किया, जश्न डल. ठीक. उस जश्न डल में 2 महीनों में प्रैक्टिस करके मेरा गोल्ड मेडल आता है K1 500 मीटर में. माशाल्लाह. अब एक ट्रॉफी मिलती है और एक कैश प्राइज मिलता है. ठीक. 1500 रुपए, आज भी मुझे याद है. ठीक. जब मैं घर जाती हूँ, क्योंकि घर वालों को पता नहीं था, जब मैं घर गई, ये सब चोरी छुपे हो रहा था. और जब मैं घर गई तो माँ
क्योंकि मैं ट्यूशन्स मेरे सफर हो गए, मुझे प्रैक्टिस आ रही थी। यस यस। जब मैं गई तो माँ को ये ट्रॉफी तो एक्सेप्ट किया, बट पैसा उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। शी से कि ये कहाँ से लाया, ये कहाँ से आए? सही और बात। पिटाई, हाँ फर्स्ट डे, सेकंड डे, एंड नाउ मेडल। बट आई वाज क्राइंग, ऐसे मैंने जीता, मैंने मैं चोरी जीत वोरी कर। नहीं कि मेरा अपना देन है। सेकंड डे हमारे घर में बहुत माहौल स्ट्रिक्ट था, क्योंकि आज अगर हम जो कुछ भी है माँ के बदौलत है, जो हमारी परवरिश, जो एक डिसिप्लिन वाली लाइफ है, तभी हमने लाइफ में एक वो रास्ता जो था ना, वो एतदाल मतलब रखना, एक पूरा डिसिप्लिन वाली लाइफ हमारी जी। रहती थी। हमारा शेड्यूल रहता था कि हम पढ़ाई भी करते थे, घर के काम भी करने हैं, और और हर sports एक में भी- चीज करना है। और sports में भी discipline की भी जरूरत व्हेन है। आई वाज अ 6 year old, आई सी मेरी माँ, मेरा बैग खुद बनना था, मेरा आयरन खुद करना, मेरे बूट की Wow. लाइक शूज की पॉलिश खुद बहुत करनी, खूब। मैं घर आती थी मेरी माँ का हाथ बटाना, ये हमें माँ बहुत ने खूब। पहले से ही सिखाया। सिखाया, बहुत खूब। सो दैट लाइफ में हम किसी पे डिपेंड ना रहे, बहुत ऐसा खूब, हमें बहुत तो खूब। वो नेक्स्ट डे जब आई वहां नेहरू पार्क, एंड शी वाज सर्चिंग, एंड शी, उनको बताया लोगों ने शी वन, एंड देन शी एक्सेप्ट। और 6-7 महीने उनको एडॉप्ट उसमें लगे, बट एट द एंड ऑफ द डे, आफ्टर 1 year, जब मैं मणिपुर नेशनल गेम्स में गई पहली बार, आई वाज द यंगेस्ट एथलीट, उनको तब कहीं ना कौन सा कहीं साल था? 1999, अच्छा ये ठीक। मैं तब की बात कर रही हूँ, आज जी। और तब के जमाने में स्पोर्ट्स जी जी में प्लीज आप इसको कंटिन्यू कीजिए। 99 में फिर जब मेरी माँ को लगा कि मेरी बेटी का इसी में पूरा इंटरेस्ट है, देन शी सपोर्ट मी, माशाल्लाह। and I will tell you one thing, she is my strength, whatever I achieve, she is the one, like ये सारा क्रेडिट मेरे माँ बाप को जाता है, क्योंकि एक लड़की का स्पोर्ट्स में आना, और क्योंकि मेरा मानना है जब एक लड़की निकलती है उसका सफर उसके घर के दरवाजे से स्टार्ट होता है। जी दैट टू, मैं जब स्पोर्ट्स में आई तो सोसाइटी में बहुत सारे इश्यूज आए, बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ सुनना पड़ा मेरे माँ बाप को। वे 90s की बात करते हैं, बट उन माँ बाप ने हमेशा अपने बच्चे पे भरोसा किया कि नहीं मेरी बच्ची कुछ कर सकती है, और हमने भी उस भरोसे को तोड़ा नहीं, सही हम बात। आगे बढ़े, क्यों हमारा लक्ष्य सही था कि मैंने कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और चूंकि आपने इस हवाले से बात की, तब जब इंसान आगाज में पहल करता है तो मुश्किलें होती है, लेकिन जब ये इंसान मंजिल तक पहुंचता है तो मंजिल फिर खूबसूरत लगती है और आसानियां पैदा होती है। अच्छा, इस दौरान आपने इस गेम के हवाले से जिक्र किया, चूंकि आपने बताया ये वाटर स्पोर्ट्स है। अब ये वाटर स्पोर्ट्स में क्या अकसाम है, कौन सी वाली बोट है, क्या पैडल्स है? हमारी समझ से तो ये बाहर है, थोड़ा सा इसको बता दीजिए कि क्या मैं जो है मतलब मैं जिस गेम से मैं वाबस्ता रख रही हूँ, दैट इज कायाकिंग कैनोइंग। ठीक। कायाकिंग कैनोइंग कैनेडियन गेम है, हम्म, 1924 में ये कनाडा में स्टार्ट हुई है, ठीक। 1936 में ये ओलंपिक प्रोग्राम में आया, ओके। एंड इट इज द 5th लार्जेस्ट ओलंपिक इवेंट। इसमें 16 इवेंट्स है ठीक। ओलंपिक्स में। अगर जी, हम जी। ओलंपिक्स की बात करें, बिकॉज अल्टीमेट जो होता है एक स्पोर्ट्स का, दैट इज ओलंपिक। Olympics, yes. ओलंपिक्स में इसमें 16 मेडल्स है, और जिसमें हमारे 10 स्प्रिंट में है। स्प्रिंट में आपको बताना चाहती हूँ, स्प्रिंट इवेंट्स कहाँ खेले जाते हैं, जो फ्लैट वाटर होता है, जैसे हमारा डल लेक है, हम्म, आपका हमारा वुलर लेक है, मानसबल ठीक। है, ये ऐसे वाटर बॉडीज में स्प्रिंट इवेंट खेला फ्लैट इन द जाता है। सेंस जिसका जो पानी का बट बहाव वहाँ नहीं का, है। हाँ। हाँ, इसमें जो बोट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, पहले कायाकिंग ठीक। और कैनोइंग। ठीक। कायाकिंग जो होता है वो सिटिंग पोजीशन पे होता है, डबल ब्लेड होता है। ओके। उस बोट के 3 कैटेगरीज होती है, सिंगल, डबल एंड 4। ठीक। ठीक है, जिसमें एक खिलाड़ी होता है, 2 होते, 3 होते हैं। फाइन। और कैनो जो नीलिंग पोजीशन पे होता है उसमें भी सिंगल, डबल और 4 होता है। फाइन। आपने देखा होगा एथलेटिक्स में स्ट्रेट कोर्स बनता है, ट्रैक बनता है जिसपे वो दौड़ते हैं, वैसे ही 9 लाइन्स का कोर्स हमारे पानी में बनता है। Okay. पूरे उसमें ट्रैक बनता है, उन पूरा डेडिकेट मतलब लाइन होती है एक एथलीट को, जी, जी, जी। उसको उसी लाइन में स्टार्ट लेना है, फिनिश करना है, फॉलो करना है फॉलो पूरा। करना है, एंड अगर वो अपने लाइन से बाहर जाता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ओके। So that the official distance is 1000 meter, 500 meter and 200 meter. Fine. This is sprint. Then we talk about slalom, wild water. ठीक। जैसे हमारा पहलगाम में है, हाँ। रिवर सिंध है, सोनमर्ग में, Yes, yes. उसमें वाइल्ड वाटर इवेंट्स होते हैं, जैसे जो ओलंपिक इवेंट है जिसमें हमारे 6 मेडल्स है ओलंपिक में, ठीक। वो है कैनो सलालम। उसमें गेट्स लगते हैं, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। Okay. अप स्ट्रीम
जैसे आपको गेट नंबर 1 डाउन लगेगा, फिर आपको नेक्स्ट डाउन अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम गेट्स, उसमें 21 गेट्स लगते हैं. अच्छा. टाइम बेसिस पे आपको उन गेटों को पार करना, आपको मिस हो जाता है तो Okay. पेनल्टी लगती है, टच होता है तो पेनल्टी लगती है. तो सबसे ज्यादा अभी पेरिस ओलंपिक को अगर देखने वाला स्पोर्ट्स था दैट वाज कैनो स्प्रिंट. ग्रेट, इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे और जो ये आपका सफर रहा है पेरिस ओलंपिक्स तक का वो भी ज़रूर जानेंगे. लेकिन फिलहाल हम रुकते हैं एक वक्फे के लिए. नाज़रीन मोहतरम, हम रुकते हैं एक कमर्शियल ब्रेक के लिए और आपकी खिदमत में जल्द हाजिर होंगे. आप कहीं जाइएगा नहीं. मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए. दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से. दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं. खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के. हमारे साथ प्रोग्राम में जो मेहमान तशरीफ फरमा है बिल्किस मीर साहिबा है. हम आज स्पोर्ट्स के ताल्लुक से बात कर रहे हैं, बिलखुसूस वाटर स्पोर्ट्स के ताल्लुक से बात कर रहे हैं. ये ओलंपिक जूरी मेंबर साहिबा मेरे ख्याल से हमारे साथ बैठी हैं, जूरी साहिबा ही बैठी हैं. तो हम बात करेंगे ज़रूर इस पे तफसीलन, क्योंकि हमें और भी जाना है ओलंपिक्स में जो पेरिस का सफ़र आपका रहा कैसा था. और इससे पहले जो एशियन गेम्स में भी आप गई, वहाँ पे भी बतौर जूरी मेंबर आपने, बतौर जज आपने वहाँ पर डिस्टिंग्विश किया और आपने देखा कि कौन लायक है कौन नहीं लायक है हमारे यहाँ. तो मेरे ख्याल से इस पर भी तफसीलन बात होगी. लेकिन फिलहाल हम अखबारात की सुर्खी आपकी इजाज़त से मेंशन करना चाहेंगे प्रोग्राम. थैंक यू सो मच. नाज़रीन मोहतरम, मेरे पास मकामी उर्दू रोज़नामा है और इससे अहम खबर आप तक पहुँचाएंगे. गांदरबल में गगनगीर और सनमरग के दरमियान 6.5 किलोमीटर लंबी 2 लेन वाली सड़क की जड़ मोड़ टनल वज़ीर आज़म 13 जनवरी को बज़ाते खुद इफ्तिताह करेंगे. सयाह और मकामी लोग साल भर हिल स्टेशन का दौरा कर सकेंगे. फौजी रसद में भी इजाफा होगा. जराए जी, अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में. आगाज इसी से करते हैं. अखबार ट्रेन के हवाले से खबर अखबार लिखता है, ट्रेन टू कश्मीर जम्मू श्रीनगर इन जस्ट 3 hours. Railways unveils specially designed Vande Bharat train for Kashmir route. Kashmir train inauguration likely on January 26. जी मौसम के ताल्लुक से एक मकामी और रोजनामे में ये खबर शाया हुई है, वो जरा सुनिएगा. वादी कश्मीर में 10 जनवरी तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान. सयाहती मकामात गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग से तरीन इलाके दर्ज. एक उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में अखबार लिखता है, मुल्क के सभी खित्तों और इलाकों में जम्मू कश्मीर किसी से कम नहीं. ब्लड प्रेशर बीमारी की शरह 36%. मुल्क में अमसाल के आखिर तक मजमूई शरह 46.5% तक पहुंचने का इम्कान. जी मकामी उर्दू रोजनामे से 2 सुर्खी आप तक पहुंचाएंगे. पहली ये, काजी सलमान डायरेक्टर PIB श्रीनगर DDK श्रीनगर के शोबे खबर का इजाफी चार्ज भी संभालेंगे. और इसके अलावा एक और खबर जो हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे, 2024 श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के लिए मसरूफ तरीन का साल. 28,000 से जायद उड़ानों में 44 लाख मुसाफिरों ने जम्मू कश्मीर का सफर किया. आखिरी अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में वी द पीपल इनवान के तहत खबर छपी है. अखबार लिखता है, इमरजेंस ऑफ HMPV आफ्टर रिकवरी फ्रॉम COVID-19 serves as a reminder of challenges posed by respiratory viruses, so adherence to health ministry's advisory coupled with community participation can safeguard humans in Jammu and Kashmir. आखिरी रोजनामा मेरे पास है, ये मकामी अंग्रेजी रोजनामा है, इससे ये खबर आप तक पहुंचाना चाहेंगे. नोटिस इशूड टू लैंड ग्रैबर्स ऑफ 46 acres of prime state land in कठुआ. जी, प्रोग्राम के सिलसिले को मजीद ये तो तसलसल जारी रखते हुए इस प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ फरमा है बिल्किस मीर साहिबा वाटर स्पोर्ट्स के ताल्लुक से बात करेंगे, क्योंकि आप उसी से मुंसलिक हैं. जी, वाटर स्पोर्ट्स के सिनेरियो के ताल्लुक से जब हम अपने जम्मू कश्मीर को देखते हैं, चूँकि आप कोच रही हैं और बड़ी लेवल पे आप कोच भी रही हैं, जूरी मेंबर रही हैं, तो अच्छा खासा तजुर्बा आपके पास. हम यहाँ आज भी देखते हैं लॉकड़ बच्चे यम सा स्नान करने गसान छ वारिया वाक़ात तिम कि स्नान करान निश तिम स्विमिंग छन तगान कि तिम छ फाटान पत.
اور ایسے کئی سارے واقعات ہم نے سنے. ہمارے یہاں سکولز میں آپ کو نہیں لگتا کہ واٹر سپورٹس کے تعلق سے یا اگر سوئمنگ ہزی بات کرو یہ کیسے سارے انسٹیٹیوشن مز انٹروڈیوس گو؟ واریاہ اصل اہم سوال پر چوتا ہے میں. دیکھو اگر ہم دیکھیں گے اپنے جموں کشمیر کو, وی پیپل آر بلیسڈ سچ اے ونڈرفل واٹر فرنٹ. سب سے زیادہ اگر ہم دہلی کی بات کریں گے, کشمیر کی بات کریں, سب سے زیادہ اگر پانی زیادہ ہے ارد گرد ہمارے یہاں ہے. بٹ انفارچونیٹ جو آپ نے بات بولا, یہاں سمرس میں بہت زیادہ انسیڈنٹس بڑھتے ہیں. جب میں یو کے گئی تھی میں نے وہاں دیکھا اسکول میں نے بہت سارے اسکول وزٹ کیے, میں نے ان کی پالیسی کو دیکھا, ان کے سیٹ اپ کو دیکھا کہ ان کے اسکولوں میں کیا سیٹ اپ ہے. آئی ہیو وزٹ مور دین 20 اسکولس ان یو کے برمنگم. میں نے وہاں پایا 3 اسپورٹس کمپلسری ہے وہاں اسکول لیول پہ. ون از ایتھلیٹکس, سوئمنگ اینڈ جمناسٹک. آل دا یہ جو 3 اسپورٹس ہے یہ بیسک کمپوننٹ ہے ہر ایک اسپورٹس کے لیے. کیسے بولو گے کیسے؟ ہر ایک اسپورٹس کے لیے ہمیں اینڈورینس, اسٹرینتھ, فلیکسیبلٹی جو بیس ہوتی ہے ایک اسپورٹس پرسن میں ہونا چاہیے, وہ وہاں پر اسکول لیول پہ ان کو وہ بیس دیتے ہیں. دین اونلی دے ایکسل. اب ہمیں دیکھ لیجئے, ہم جب بات کرتے ہیں واٹر اسپورٹس میں یا کسی بھی اسپورٹس کی بات کرتے ہیں, یہ کلچر اسپورٹس کلچر ڈیولپ کہاں سے ہوگا؟ وہ گھر سے ہوگا. جب میں یورپ میں گئی وہاں پر میں نے دیکھا جب وہ ویکنڈ ان کا ہوتا ہے فیملی کا, جب وہ آؤٹ جاتے ہیں وہ وہاں پر پوری فیملی ایک اسپورٹس میں انوالو ہوتے ہیں. اگر وہ سوئمنگ کرنے جائیں گے ماں بھی کرے گی, باپ بھی ہوگا, بیٹا بھی ہوگا, بیٹی بھی ہوگی, واٹ ایور جو بھی فیملی کا اسٹرکچر ہوگا وہ ایک پرٹیکولر اسپورٹس میں انوالو ہوں گے. بٹ یہاں پر میں نے جو دیکھا, میں نے انڈیا ٹیم میں 10 سال ایز اے کوچ کیا, میں نے گراس روٹ لیول پہ بہت کام کیا. لکیلی مجھے بہت بڑا موقع ملا تھا جموں کشمیر کے واٹر اسپورٹس کو ڈیولپ کرنے کے لیے, جو میں نے لگ بھگ 8 سال اس کو کام کیا اس پہ. میں نے کیا دیکھا, جب پیرنٹ ہمارے پاس آتا ہے ہم ان کو بولتے ہیں کہ آپ واٹر سپورٹس میں بچوں کو لائیے, یا اسکول میں جب جاتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہے میں ہسا چھ پیرن وونمت امس چھُنہٕ 15 ؤرین آبس نزدیک گژھُن کہین. یہی بات میں نے باہر بھی, میں جب بھوپال میں تھی, کہ پنڈت جی نے بولا ہمیں اس کو پانی کے نزدیک نہیں لے جانا ہے. بٹ اسپورٹس کلچر سوسائٹی سے ڈیولپ ہوگا, اور یہاں پر ابھی جموں کشمیر میں سوئمنگ پولس کی ضرورت ہے بہت. ہمارے پاس ابھی بھی آج پول نہیں ہے جہاں ہم بچے کو سکھا سکتے ہیں. ہمارے پاس ابھی بھی نیچرل واٹر باڈیز ہے, جب ہم سیکھتے تھے تب بھی وہی تھا, اور پولس ہمارے پاس ہونے چاہیے. جبکہ ہمارا جو اسٹرکچر ہے سب سے زیادہ پانی میں ارد گرد, چاہے آپ کوئی بھی ایریا دیکھو تو اس کی جو پورے یہ ہے بیسے پانی سے جڑا. اور جو انسیڈنٹس کو روکنا, مجھے لگتا ہے ہر اسکول کی پہل ہونی چاہیے. اگر ہم پروفیشنل سوئمر اس کو نہیں بنا سکتے ہیں, بٹ بیسک اس اسکول کے سلیبس میں یہ کمپلسری ہونا چاہیے کہ اس کو سوئمنگ سکھائے. چونکہ آپ نے اس حوالے سے بات کی کہ یہاں پر پانی میسر ہے, اور آپ نے چونکہ ہم آپ کی کوچنگ کا بھی سفر جانیں گے, اور ایشین گیمز کے حوالے سے چونکہ ایشین گیمز کے حوالے سے چونکہ اقرا نے ذکر کیا تھا وہ بھی ہم بات کریں گے. جموں کشمیر کے خطے میں اب یہ چیزیں نہ ہونا انفراسٹرکچر میں, اس کے باوجود بھی بچے کتنا انٹرسٹ دکھا رہے ہیں اسپورٹس میں جانے کے لیے. واٹر سپورٹس کی اگر بات کریں گے, یہ ہائیسٹ میڈل, اور دونوں میل اینڈ فیمیل بتائیے. یس میں وہی ہائیسٹ میڈل وننگ گیم ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ لگ بھگ اگر 5-6 سال سے ہم اچیومنٹ دیکھیں گے, ہمارے 150 سے زیادہ میڈل ہے. اب ہم بات کریں گے کہ ابھی ریسنٹلی SRO 349 کا جو آیا ہے, ایک SO12 جب ہم تھے, میں تو SRO 349 میں آؤٹ اسٹینڈنگ اسپورٹس پرسن میں جاب میں لگی ہوں. ابھی اگر دیکھا جائے گا SO12 میں جو لسٹ بنا ہے اس میں سب سے زیادہ اگر وہ جو ایلیجبل ہوئے جاب کے لیے وہ واٹر سپورٹس کے ہیں. اس میں اراؤنڈ 95 آؤٹ آف آئی تھنک 150 سم تھنگ لائک دیٹ ہے, وہ جو 95 بلانگس ٹو واٹر سپورٹس. سو یو کین, اینڈ 50% جو آپ نے بولا فیمیل کا کیا ہے, 50% از اے وومن. ماشاء اللہ. اور آپ دیکھ لیجئے وومن سپورٹس کی جب ہم بات کریں گے,
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का क्लियर डिसीजन है कि जिस स्पोर्ट्स में 50% वुमेन नहीं होंगे वो स्पोर्ट्स ओलंपिक से आउट भी हो सकता है। ठीक। अब हर एक जगह, चाहे वो प्लेइंग हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, इसमें वुमेन डिसीजन मेकिंग एज अ एथलीट वो आना ही आना है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम एशियन गेम्स की बात करते हैं, ओलंपिक्स की बात करते हैं, जी जी, मेजॉरिटी ऑफ मेडल विनिंग इज वुमेन। अगर हमारी कंट्री की लाज रखी, वो हमारी वुमेन ने ही रखी। अगर एशियन गेम्स का रिजल्ट देखोगे, आप ओलंपिक्स में देखोगे, मानू बाकर शूटर, शी वन 2 मेडल्स। यू कैन सी कितना वुमेन स्पोर्ट्स में स्कोप है। हमारी नेबरिंग कंट्री चाइना की बात करें, जी। चाइना अभी लीडिंग है एज कम्पेयर टू अस। वी हैव नॉट अ गुड रिजल्ट। हमारी कंट्री में उतना अच्छा रिजल्ट, 6 इतनी बड़ी कंट्री और 6 मेडल, बिकॉज वो हमें उसमें बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत रिसर्च करने की जरूरत है। चाइना ने क्या किया, उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी की, उन्होंने वुमेन स्पोर्ट्स पे ज्यादा फोकस किया। जब उन्होंने वुमेन स्पोर्ट्स पे फोकस किया, बहुत कम कंपटीशन था, उन्होंने उन इवेंट्स को टारगेट किया जहां वो जल्दी रिजल्ट दे सकते हैं। और वही ये है कि चाइना एक बेस्ट रैंकिंग में है ओलंपिक्स में और एशियन और गेम्स कई में। सारे मेडल्स हर साल वही है। चाइना की तरफ से आते तो हैं। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ग्रास रूट लेवल पे रिसर्च करने की, जो ग्रास रूट लेवल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, मैं वाटर फरमा स्पोर्ट्स आपने, में अगर हूँ, मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स में हाइट का बहुत बड़ा बेनिफिट है। आर्म का लेंथ होना, Benefit अपर बॉडी है। का बहुत जरूरी। तो जब मैं एक प्लेयर को लेती हूं, तो आई शुड अंडरस्टैंड एज अ कोच कि मुझे क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। जैसे Right. अगर आप वेट लिफ्टिंग में देखोगे, तो अब वहां अगर हाइट कम भी होगी तो वो वहां फायदेमंद है, क्योंकि वो इजी लिफ्ट कर सकता है। Yes. बट व्हेन वी टॉक अबाउट वाटर स्पोर्ट्स, तो एज अ कोच मुझे पूरा पता होना चाहिए साइंटिफिकली। साइंटिफिक इनपुट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्रास रूट लेवल। Okay. वी शुड अंडरस्टैंड कि किस एथलीट को किस में डालना चाहिए। सही बात। ठीक है, आपके पास बहुत सारे एथलीट्स आते हैं, बहुत आना चाहिए भी, बट टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रास रूट प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट Indeed. फॉर Very फर्दर nice. डेवलपमेंट। इंडीड, आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं। तो मेरे जहनस मज वोत सवाल यम साथ तुह बजा फरमो कि तुम यू कोच ती इंडिया टीमस, तमे अलाव वोतो तुम 8 वरी यथ अकिस मखसूस फील्डस मज काम करान ग्रास रूट लेवल पे, सो बड़ कत। मगर पत इंसान सोचान कि वुचवा जम्मू कश्मीर पे कह यु जन ओलंपिकस मज रिप्रेजेंट कर, यु जन कश्मीर हुंद आसे, तो पत समझे कि यह हसा कश्मीर पे, अत हसा एम वारिया मेहनत करमज अत ग्रास रूट लेवल पे, वुनिक ताम तथ मार्कस टच करित कि ना, या इन वाले दोहन मज हेकवा अस ति करित। बिल्कुल, मैं वनो पानुन गोडनेथी ते अख चीज कि मैं लगभग 98 पर स्टार्ट कोर्मुत, लगभग 12 नेशनल में जम्मू कश्मीर स्टेट रिप्रेजेंट कोर्मुत। और अम पत येल बह सानि खोत योस मैं प्लेइंग कैरियरस में एज अ एथलीट हाईएस्ट अचीवमेंट वारिया, मगर बह वन अख हाईएस्ट अचीवमेंट, दैट वाज वर्ल्ड कप 2009। मैं पहली लड़की थी कंट्री की जो वर्ल्ड कप हंगरी में, जिसमें 100 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया था। Okay. और मैं एज ए एथलीट थी, और 500 मीटर K1 में मैं पार्टिसिपेट किया और कंट्री को रिप्रेजेंट किया। ठीक। ये जो ओलंपिक की बात हुई, एक लड़की, कश्मीर की लड़की निकलकर एक छोटे से शहर से और ओलंपिक तक पहुंचना, इंडिया में आज तक कोई उस जूरी पैनल में नहीं बैठा। इट इज 100 इयर्स की हिस्ट्री जो देखी जाएगी। Okay. उसमें पहली बार इट वाज नॉट ओनली बिल्किस, इट वाज माय होल कंट्री। और उसके साथ जम्मू कश्मीर वहां पर था उस जूरी पैनल में, बिकॉज ये जो स्पोर्ट्स है कायाकिंग, इट इज अ यूरोपियन डोमिनेटेड स्पोर्ट्स। Yes. ये सबसे ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज इसमें, चाहे वो एथलीट हो, चाहे वो जजिंग पैनल हो, चाहे वो कोई भी टेक्निकल, Okay. पहली बार एशिया से। और मेरी कंट्री में आई एम लकी कि मैं पहली हूँ अदर स्पोर्ट्स में भी कि जिसको आफ्टर 100 years ऑफ हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स, सो इट वाज अ ग्रेट ऑनर फॉर माय कंट्री दैट वी आर देयर उस स्पोर्ट्स में जहां पर यूरोपियन डोमिनेटेड स्पोर्ट्स है। और एक पैनल में बैठना, उस पैनल में जो हाईएस्ट माना जाता, क्योंकि एक एथलीट का ख्वाब होता है ओलंपिक्स, दैट इज अल्टीमेट, उसके Yes. बाद कुछ भी नहीं। Yes. बट इन फ्यूचर हमें बहुत काम करने की जरूरत है। जो आपने मुझे बोला कि क्या हम और लोगों को देखेंगे, बट प्रोफेशनल प्लानिंग, साइंटिफिक इनपुट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और
स्पोर्ट्स कल्चर एक सोसाइटी में डेवलप करना है. गवर्नमेंट तो कर रही है जो भी है, बट एक फैमिली में, जैसे मैंने पहले ही बोला, जब एक लड़की निकलती है, जब वो प्रैक्टिस भी करती है, चलो उनको एलो करते हैं, बट जब उसको नेशनल के लिए जाना होता, मेरे पास एक एग्जांपल है, एक लड़की पूरे 1 साल प्रैक्टिस कर रही, बहुत अच्छा फ्यूचर था. अच्छा. जब उनको नेशनल के लिए जाना था, उनके माँ बाप ने रिफ्यूज किया. उस बच्ची में टैलेंट तो होगा, बट फैमिली बैकिंग एंड फर्स्ट वो जो होता ना, टैलेंट को अनमास्क करना, फर्स्ट जो स्टेप होता है कि आई कैन डू, वो एक कॉन्फिडेंट जब हमारी बच्चों में आएगा, तो मुझे लगता है हमारा फ्यूचर ब्राइट है. बट वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड, प्रोफेशनल प्लानिंग, रोड मैप. एंड द सेकंड, उस रोड मैप को जो भी आपका एज अ कोच मैं जो प्लान कर रही हूँ, देयर शुड बी अ समवन हु मॉनिटर दिस वेदर देयर इज अ इम्प्रूवमेंट और नॉट. ट्रू. आपके पास कितने एथलीट्स आए, कितने आगे बढ़े, हमारे पास डाटा बेसिस होना चाहिए. अच्छा. बहुत खूबसूरत और इम्पोर्टेंट. जी, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत. बहुत बातें करनी है के साथ. जी जी, वक्फे के लिए रुकेंगे यहाँ पर. नाज़रीन मोहतरम, ये जो गुफ्तगू है, ये गुफ्तगू जारी रहेगी मेहमान के साथ. बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है, और भी इसके हवाले से बात करेंगे. एक वक्फे के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं. देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग चैनल के. अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा. आपकी सर्दी में सब सेट रहेगा. आपकी सर्दियों में सब सेट रहेगा. आपकी सर्दियों में सब सेट रहेगा. आपकी सर्दियों में सब सेट रहेगा. खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे. खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ. वेलकम बैक. देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के. वाटर स्पोर्ट्स के हवाले से बात हो रही है, और हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में एक नाम बिल्किस मीर साहिबा का. बिल्किस मीर साहिबा, आप जब ओलंपिक्स गई, इस बार पेरिस गई, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, एक अच्छा तजुर्बा लेकर आप वापस आई होंगी, तो किस तरह का तजुर्बा रहा वहाँ? सबसे पहले इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू. जो मैंने ख्वाब देखा था, मेरा जो प्लेइंग कैरियर रहा, इट वाज अ फुल ऑफ स्ट्रगल. आई रिमेंबर द डे जब लोग मुझ पे बातें करते थे, जब मैं स्पोर्ट्स वियर ड्रेस पहनती थी, प्रैक्टिस करती थी, कि ये सही बात नहीं है. बिकॉज मैं सोसाइटी को दोष नहीं दूंगी 98 में, बिकॉज तब सोसाइटी में स्पोर्ट्स का उतना अवेयरनेस नहीं थी. बट ये सफ़र जब मैंने स्टार्ट किया, तो मेरे प्लेइंग कैरियर में बहुत सारे ऐसे मुश्किलात भी आए जहां मैंने गिव अप किया था कि नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ. बट मैंने जैसे पहले बोला, मेरे वेल विशर्स, मेरी माँ बाप, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया कि हमारी बेटी वर्ल्ड में नाम कमा सकती है. मैं टूटी तो बहुत, मगर हार कभी नहीं मानी, क्योंकि मेरी माँ का कहना था, अगर आप हारी तो आपके आने वाली पीढ़ी जो इस वाटर स्पोर्ट्स में, ये उन सब लड़कियों की हार है. वो एक जज्बा और वो टारगेट लेकर जो मैं चली थी डल झील में, एक छोटी सी बच्ची जिसको ये भी नहीं पता था उस रास्ते में क्या क्या चीजें आएंगे, किन किन मरहलों को पार करना. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र पाक परवरदिगार का, फाइनली एक एथलीट का जो ख्वाब होता है, और मेरे माँ बाप का जो ख्वाब था, मेरे वेल विशर्स का जो ख्वाब था, फाइनली वो ओलंपिक्स तक हम पहुंचे. जब हम ओलंपिक जूरी पैनल में मैं बैठी, आई रिमेंबर द फर्स्ट डे जब हमारा डिस्कशन हो रहा था कि हाउ विल हैव वी कंडक्ट रेसेस एंड अदर थिंग्स, आई वाज वेरी इमोशनल, बिकॉज मुझे वो सारा स्ट्रगल याद आ रहा था. जब ऐसी भी बातें आई कि लड़की है, करेगी क्या, हंसते थे लोग जब मैं फील्ड में रन करती थी, वो करती थी. इससे पहले कि आप थोड़ा इसमें और बता दें, हम आपको अपनी तरफ से मुबारकबाद देते हैं और जज्बे को भी सलाम करते हैं. थैंक यू सो मच. इट वाज लाइक ये सारी जो कामयाबी है पेरिस ओलंपिक तक जो मैंने वहां से सीखा, एंड आई विल डेफिनेटली वो रोड मैप मैं अपनी कंट्री में करूंगी. अभी मैं उत्तराखंड के लिए भी एक रोड मैप बना रही हूँ कि हाउ दे विल डेवलप, बिकॉज नॉर्थ रीजन में हमारे पास वाटर स्पोर्ट्स में बहुत स्कोप है. जम्मू कश्मीर में मैंने बहुत काम किया, 8 साल मैंने जैसे ही पहले बोला, बट मैं देखूंगी यहाँ से एक बिल्किस नहीं 1000 बिल्किस निकले, जो ना कि रियासत का बल्कि मुल्क का नाम रोशन करेंगे. हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, हमें सिर्फ एक प्रोफेशनल प्लानिंग की जरूरत है. और इंशाल्लाह आने वाले दौर में आप देखोगे कि हमारी कंट्री कायाकिंग कैनोइंग में लीड करेगी. और आफ्टर 29 इयर्स के बाद हमारी कंट्री को लास्ट एशियन गेम्स में मेडल मिला है. नाउ वी आर प्लानिंग फर्दर, लाइक नेक्स्ट जो
ओलंपिक मूवमेंट हमारी कंट्री में चला है, तो वी आर वेरी होपफुल दैट जम्मू कश्मीर में भी बच्चे आगे निकले. सिर्फ मैं उनको ये बोलती हूँ कि फोकस करिए, अपने आप पे भरोसा रखिए. दूसरा, फिक्स योर टारगेट. लाइक आपके पास टारगेट, हर दिन वो आपको सोने नहीं देना चाहिए. सही बात है. लाइक मुझे यहाँ पहुंचना है, वो करना है, और दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है जब आपके इरादे बुलंद होंगे. सही बात है. एशियन गेम्स के हवाले से आपने जिक्र किया था, थोड़ा बहुत उसके बारे में बता दीजिए, वो सफर क्या था? एशियन गेम्स जो चाइना में हुआ था, आई वॉज अ चीफ फिनिश जज. दैट वाज लाइक पहली बार. बहुत सारा जब मैं प्लेयर थी, मैंने डिसीजन मेकिंग में बहुत कम वुमेन्स को देखा, एंड आई वॉज लकी एनफ कि मुझे चीफ फिनिश जज रखा. एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है, क्योंकि जब आपका फिनिश होता है, 9 बोटों का इकट्ठे फिनिश होता है, एंड यू हैव टू गिव डिसीजन. और एक में मेरा K4 मैन में हुआ था, सारे 9 बोट्स, इट वाज पॉइंट की फ्रिक्शन, फोटो फिनिश हुआ था. और बिना फोटो फिनिश, बिना कैमरा को देखकर मैंने डिसीजन दिया था. और जो हमारे जूरीज बैठे थे उस टाइम, दैट वाज अ रीजन. उस डिसीजन को, जो मैंने डिसीजन दिया था उस K4 मैन में, उस अचीवमेंट को देखकर मुझे पेरिस ओलंपिक्स के लिए सिलेक्ट किया गया. विदाउट सीइंग कैमरा मैंने डिसीजन दिया था, बिकॉज everyone is watching there. You have a jury panel, they watch कि ये कैसे कर रहे, क्या नहीं कर रहे. और सबसे खूबसूरती ये थी एशियन गेम चाइना में, कि वो जो कैनोइंग के टूर्नामेंट्स हुए विदाउट सिंगल प्रोटेस्ट, वो हमने कंडक्ट किया गया. देयर वाज नो प्रोटेस्ट. तो वो एक जो टेक्निकल टीम होती है, जो भी जजेस होते हैं, कोई प्रोटेस्ट नहीं आता है, तो उसमें क्या होता है, वो उनके लिए गोल्ड मेडल से कम नहीं होता है. बिकॉज एथलीट की सालों भर की मेहनत है, वो आप तक होती है कि आप क्या जजमेंट देते हैं. वो एक जज पे भरोसा करते हैं. रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू अपडेट यूर सेल्फ. लाइक रूल आपका, एक रूल आपको पता होना चाहिए. हम उस रूल के तहत काम करते हैं, और उन रूलों के तहत. एंड फाइनली आई वॉज द यंगेस्ट जज, एंड दैट वॉज अ रीजन कि मुझे फिर फर्दर ओलंपिक्स के लिए सिलेक्ट किया गया. तोह आसे वनुक ताम वुचमुत वारियाहन जायन मज इंफ्रास्ट्रक्चर अमि हवाला. पत यम सात अस वापस यवान छ कशीर अंदर अस वुचान येते अस काम करान, इम्प्रूवमेंट ते आय वारिया. मगर यमि आयुक यमि लेवल हुन इंफ्रास्ट्रक्चर येते अमि हवाल आसन गछि, क्या सु छ अस तो तम छ अस वतिमत, अस छ कामयाब तथ मज. अस गोडनेथै यह समझन जरूरत कि जम्मू कश्मीरस मज क्या गेम प्रायोरिटी रखने. वुचस बह वनो अख तुई फुटबॉल क्रिकेट हर कुछ स्टेटस मज, बट अगर अस वुचो विंटर स्पोर्ट्स तो वाटर स्पोर्ट्स, अल्लाह ताला छ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज दितमुत. अस हेको यमन दोन स्पोर्ट्सन मज वारिया लीड करित. बट येतन छ जरूरत, जो मैं वोन कि इंफ्रास्ट्रक्चर ये कत करो, युस पेरिसस मज इंफ्रास्ट्रक्चर वुच मे या ये तथ मज छ अस लगे वारिया टाइम. मगर प्लानिंग पज अस करन, क्याजकि यम छ तिम 2 स्पोर्ट्स ओलंपिक स्पोर्ट्स. गोड वारिया इंपॉर्टेंट कि स्पोर्ट्स प्रायोरिटी बनाउन, कि हर कुछ स्टेटस गस आसुन पनुन अख स्पोर्ट्स प्रायोरिटी, यथ पे सु प्लानिंग कर कि नासा मे हसा छु यथ यूतह ये करुन कि मे हसा छु ये स्पोर्ट्स वातनाउन ओलंपिक. टारगेट छु वारिया इंपॉर्टेंट. ठीक वन छ क्या कल नेशनल गेम्स गछन वाजने उत्तराखंड, तथ मन छ 10,000 एथलीट, 43 स्पोर्ट्स यम तत गछन 27 जनवरी पे स्टार्ट टिल वो 14-15 फरवरी तक रहेंगे. अब हमें ये देखना है कि उस स्पोर्ट्स में कितने हमारे स्पोर्ट्स ने क्वालिफाई किया है. लाइक कत स्पोर्ट्स मज क्वालिफाई, तथ मज बेस्ट 8 आसान, बेस्ट कंट्री 8 टीम तिम तथ गेम खतर क्वालिफाई कर. ये मानियो तो यह मिनी यह लाइक ओलंपिक पैटर्नस पे हिंदुस्तान ओलंपिक. अत मज ये 10,000 अत मज एथलीट हुत मज 10,000 ओलंपिक. यह इंपॉर्टेंट समझुन सानिस गवर्नमेंटस, सान यम स्पोर्ट्स सत वाबस्त असा वुचुन कत स्पोर्ट्स मज क्वालिफाई कर, तथ स्पोर्ट्स प्रायोरिटी बनाने जरूरत, तथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप. बेस वनो बह अख कत, ये एथलीट अख बनान तम पे तमिस सारी स्ट्रगल तम साथ हैंड होल्डिंग वारिया जरूरत. क्योंकि तम साथ वनकस नीरज चोपड़ा के पास हर एक चीज है अभी, बट नीरज चोपड़ा का उससे पहले जो सफर रहा है वो समझने की जरूरत है. वहाँ पॉलिसी की जरूरत है, वहाँ हैंड होल्डिंग की जरूरत है. एक स्ट्रगल जब एथलीट में टैलेंट होता है,
क्योंकि स्पोर्ट्स में आजकल आपका डाइट इज डिफरेंट, आपका प्रैक्टिस डिफरेंट, आपका एक्सपोजर पे पैसा, आपके स्पॉन्सर्स जब तक नहीं होंगे आप नहीं आगे बढ़ पाओ। बहुत सारे टैलेंटेड एथलीट्स जिनके पास नहीं है, खासतौर वाटर स्पोर्ट्स की जब बात करते हैं, इसमें बहुत बिलो पॉवर्टी वाले बच्चे आते हैं, तो बहुत सारे बच्चों में टैलेंट होकर वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि उन बच्चों के लिए पॉलिसी होना बहुत बहुत जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि उनमें टैलेंट होता है, सिर्फ एक पुश की जरूरत है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी जितने भी बिजनेस से ताल्लुक रखने वाले यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप किसी ना किसी एथलीट को अडॉप्ट कर लीजिए। हम क्योंकि हैंड होल्डिंग की बहुत बहुत जरूरत है। बहुत सारे एथलीट्स टैलेंटेड होकर इस ख्वाब को छोड़ ही बहुत ये यो अख सवाल ٲخرس पे पृछुन यम तन वनकस वुचान बच्चे वुचान तम दपान शौक थवान कयाकिंग या किनोइंग अत गेम मज गो किस तरीके से बंदा आ सकता है, कुस अक वे आउट ये वात अत मज कुस क्या वंस गस मिनिमम आसिन कोत छुस गसुन कित पट हेच थोड़ा बता दीजिए इसके बारे में। If we target Olympics or Asian Games, then 6 year is the ideal age, क्योंकि इसमें आपको बेस बनाने में ही 1-2 साल लगते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि 6 साल का बच्चा आइडियल एज है। और स्कूल पे हमें हर स्कूल को कोई ना कोई टारगेट देना चाहिए कि इस गेम में आपको बच्चों को तैयार करना है। एंड वी शुड हैव अ कोचेस आर द बैकबोन। Without coach you cannot do anything. We have to make a strong policy for like coaches education program, coaches को update करना, women coaches ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, then only लड़कियों के लिए easy way to play होगा। और पेरेंट्स का भी बड़ा ये रह जाता है कि when you have a more women coaches, so मुझे लगता है कि एक कोचेज एजुकेशन प्रोग्राम पे हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। when we have a qualified coaches in a grassroots level, then only we can excel। मेरा यहाँ पर क्या है कि जब हम हाई लेवल पे जाते हैं, हाई परफॉर्मेंस पे जाते हैं, वहाँ क्वालिफाइड कोचेस होते हैं। मेरा मानना है, जो मेरा तजुर्बा है, वी शुड हैव अ क्वालिफाइड कोच इन अ ग्रास रूट लेवल, क्योंकि आप वहाँ बेस बनाते हो। जिस घर की बेस स्ट्रांग होगी ना, उसी पे ये बन जाता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वी हैव टू मेक अ स्ट्रांग रोड मैप। एग्जैक्टली। अच्छा बिल्किस मीर साहिबा, जाहिर सी बात है यहाँ तक आपने ये सफ़र तय किया, वो जो इन बिटवीन आरजी मंजिलें होती हैं वो आपने हासिल की, लेकिन फिर होता है इंसान के जहन में और भी कुछ करने का जज्बा, और वो तब तक नहीं थकता जब तक वो लास्ट ब्रेथ नहीं लेता। क्या ख्वाब है, क्या सोचा है कि आगे क्या करना है और मजीद? मेरा ख्वाब ये है कि मैं कयाकिंग कैनोइंग में अपने देश को, खासतौर क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर से वाबस्ता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर के वाटर स्पोर्ट्स को और अपने देश के वाटर स्पोर्ट्स को वर्ल्ड मैप पे देखना चाहती हूँ। हमारा जो ख्वाब है कि यहाँ से हमारे बच्चे एशियन गेम्स और ओलंपिक पोडियम तक जाए, उसके लिए हम काम करेंगे। और इंशाल्लाह जब आपके इरादे बुलंद होते तो अल्लाह ताला खुद ब खुद रास्ते निकालता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ जो आज आप देख रहे हो कि हमारे सोसाइटी में ड्रग्स का वबा फैला है, स्पोर्ट्स ही एक ऐसा जरिया है जिससे हम बच्चे को बुराई से दूर रख सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि हमारे बच्चों को स्पोर्ट्स का नशा लगे, यही दुआ करेंगे अल्लाह ताला से। और मेरा जो ख्वाब रहेगा, I want to see my UT and my country in a world map in a water sport. Thank you so much. We wish you all the best. Thank you so much for being with us in today's session. Thanks a lot. और नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहें। हमें उम्मीद है इस बात की, और कभी कभी कमेंट सेक्शन देखने का भी मौका मिलता है तो उससे भी अंदाजा हो ही जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आज भी हमारे साथ बने रहने के लिए, और हमें दें इजाजत इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह फिर से लेकर आएंगे आप ही का मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।